नमस्कार और स्वागत है। आज हम मिथिलांचल की गलियों में घूमते हुए एक ऐसे लोक चरित्र की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही मतलब चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। गोनू झा। गोनू झा, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो उनकी एक बहुत ही मजेदार कहानी है, गोनू झा की बहादुरी। गोनू झा का तो नाम ही काफी है। उन्हें मिथिला का बीरबल माना जाता है। मतलब हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी का एक ऐसा संगम जो किसी भी मुश्किल को मजेदार बना देता है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है गोनू झा की नई नई शादी से। अच्छा। वो अपनी ससुराल में है और मिथिला की एक पुरानी प्रथा के मुताबिक नए दामाद को कम से कम 1.25 महीने तक ससुराल में रुकना पड़ता है। 1.25 महीना? हाँ, और यहीं से गोनू झा की सारी मुसीबतें कह सकते हैं शुरू होती हैं। इसे मुसीबत कहना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बाहर से देखने पर तो ये किसी भी दामाद के लिए जन्नत जैसा माहौल लगना चाहिए। हाँ, लगना तो चाहिए। खूब आवभगत हो रही होगी, मान सम्मान मिल रहा होगा। कहने को तो हाँ, लेकिन असल में गोनू झा के लिए ये एक सजा बन गया है। कहानी बताती है कि वो दिन रात अपनी पत्नी की सहेलियों, भाभियों और मामियों के झुंड से घिरे रहते हैं। अब दिक्कत यह है कि गोनू झा जो है वो पुरुषों के बीच पले बढ़े हैं। उन्हें महिलाओं से बात करने में बहुत झेंप होती है, मतलब बहुत संकोच होता है। वो उनके हंसी मजाक के सामने चुप से हो जाते हैं। और यहाँ हमें उस जगह के मतलब सांस्कृतिक माहौल को समझना होगा। हाँ बिल्कुल। मिथिला, जिसे रामायण काल से प्रेम की नगरी कहा गया है, वहाँ नए दामाद के साथ हंसी ठिठोली और छेड़खानी करना एक तरह से प्यार जताने का तरीका। हाँ, एक परंपरा है। ये एक परंपरा है। तो जो चीज उनके ससुराल वालों के लिए स्नेह और अपनेपन का इजहार है, वही गोनू झा के लिए एक सामाजिक दबाव बन गई है। वो एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जो प्यार से बुना गया है लेकिन उन्हें चुभ रहा है। और ये चुभन उनकी सबसे बड़ी जरूरत पर असर डाल रही है, खाना। अच्छा। उनके लिए रोज एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवान आते हैं, लेकिन इतनी सारी औरतों के बीच बैठकर वो संकोच के मारे खा ही नहीं पाते। 2-4 निवाले खाते हैं, पानी पीते हैं और बस उठ जाते हैं। ये एक बहुत ही मतलब रिलेटेबल मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हाँ। जब आप पर सबकी नजरें हों, खासकर एक नए माहौल में, तो आप अपना स्वाभाविक व्यवहार खो देते हैं। गोनू झा की परेशानी सिर्फ भूख नहीं है, ये एक तरह का परफॉर्मेंस एंजाइटी है। बिल्कुल। उन्हें आदर्श दामाद बनकर दिखना। हाँ, और इस चक्कर में वो अपनी भूख तक जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। और नतीजा, उन्हें रोज अधपेटा मतलब आधा भूखा रहना पड़ रहा है। अरे बाप रे। उनकी पत्नी, जैसा कहानी बताती है, अभी किशोरी है, तो उन्हें अपने पति की खुराक का कोई अंदाजा ही नहीं है। वो तो अपनी सहेलियों के साथ मजे से खाती हैं। और गोनू झा के लिए एक एक दिन काटना पहाड़ जैसा हो गया है। वो सोच रहे हैं कि ऐसे भूखे पेट ये 1.25 महीना कैसे कटेगा। तो ये कहानी सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये भी दिखाती है कि सामाजिक रीति रिवाज कभी-कभी किसी व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी उलझन पैदा कर सकते हैं। इसी उलझन के बीच कहानी में एक और किरदार आता है जो शायद गोनू झा की उम्मीद की किरण है, मंगरुआ। मंगरुआ। वो गोनू झा के गांव का ही एक गरीब ब्राह्मण युवक है। हाँ। जो उनकी सेवा टहल के लिए उनके साथ ससुराल में रुका है। वो गोनू झा की ये हालत देख भी रहा है और समझ भी रहा है। तो एक तरह से मंगरुआ उनका अकेला राजदार है उस घर में। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने उन्हें आदर्श दामाद होने का नाटक नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां गोनू झा की भूख और बेबसी दोनों ही हद से ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। होता यह है कि ससुराल के दरवाजे पर बांस की चचेरियों, मतलब बांस की पतली पतली पट्टियों से एक अस्थायी कोठरी, एक स्टोर रूम जैसा बना दिया गया है। ओके, एक अस्थायी पैंट्री की तरह। हाँ बिल्कुल। और उसमें रिश्तेदारों से विदाई में मिले तरह तरह के पकवान रखे जा रहे हैं। ऐसे पकवान जो महीनों खराब ना हो। खाजा, बालूशाही, मखाने के लड्डू, ठेकुआ। अब आप सोचिए, पूरा दरवाजा उन पकवानों की मीठी महक से भरा हुआ है और गोनू झा बेचारे भूखे पेट उस खुशबू को सूंघ रहे हैं। अरे ये तो किसी भूखे इंसान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। वो कोठरी सिर्फ पकवानों का भंडार नहीं है, वो गोनू झा के लिए उनकी पहुंच से बाहर रखे समाधान का एक प्रतीक बन गई है। सही बात है। वो खुशबू उन्हें लगातार याद दिला रही है कि खाना कितना करीब है और फिर भी कितना दूर। ये उनकी बेबसी को और तीखा बना देती है। एक दिन तो उनसे रहा ही नहीं जाता। वो किसी बहाने उस कोठरी के पास पहुंचते हैं और दरवाजे पर लेटे मंगरुआ को जगाकर अपनी पूरी परेशानी बताते हैं। आखिरकार कहते हैं, भाई मैं तो बर्बाद हो गया, 7-8 दिन में ही जी हलकान हो गया, ये 1.25 महीना कैसे कटेगा, मैं तो भूखों मर जाऊंगा। और यहाँ वो आखिरकार अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ मंगरुआ के सामने। हाँ, और मंगरुआ एक बहुत ही सीधा साधा सा प्लान सुझाता है। क्या? वो कहता है, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है,
तुम रात में दिशा मैदान यानी टॉयलेट जाने के बहाने उठकर बाहर आ जाना, मैं इस कोठरी की एक चचरी हटा दूंगा, तुम अंदर घुसकर जी भर के खा लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुनने में ये जितना आसान लग रहा है उतना ही खतरनाक है। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर वो पकड़े जाते तो दामाद जी रात में चुपके से मिठाई चुराते हुए पकड़े गए, इससे बड़ी सामाजिक बेइज्जती और क्या हो सकती है? सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। बिल्कुल सही बात है, मतलब इज्जत का पूरा पहाड़ एक छोटी सी भूख के लिए दांव पर लगा दिया। क्या ये बेवकूफी थी या मजबूरी के इंतहा? मेरे ख्याल से ये दोनों का मिश्रण है। जब कोई बुनियादी जरूरत जैसे भूख पूरी नहीं होती तो इंसान बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। ये कहानी का वो मोड़ है जहां एक साधारण सी जरूरत एक बड़े साहसिक कारनामे को जन्म देने वाली है। तो फिर आधी रात को वही होता है, गोनू झा बाहर आते हैं, मंगरवा को इशारा करते हैं। हाँ। मंगरुआ चचरी का एक सिरा खोलता है और गोनू झा अंदर घुस जाते हैं। अब अंदर घना अंधेरा है और शायद डर भी होगा पकड़े जाने का। डर भी है, लेकिन भूख उस पर हावी है। वो अंधेरे में टटोल टटोल कर चंगेरियों मतलब टोकरियों के ढक्कन खोलते हैं। अच्छा। अंदाजे से ही पहले बालूशाही पर हाथ साफ करते हैं, फिर खाजा, फिर किसी टोकरी से ठेकुआ में गुड़ और आटे से बना एक मीठा बिस्किट जैसा होता है। हाँ, जानता हूँ। और किसी से कसाड़, जो कि एक और पारंपरिक मिठाई है। वो तब तक खाते हैं जब तक उनका पेट पूरी तरह भर नहीं जाता। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। सोचिए वो कितनी राहत और शायद थोड़ी सी जीत महसूस कर रहे होंगे। हाँ, आखिरकार उन्होंने उस सिस्टम को, उस सामाजिक संकोच को हैक कर लिया था। वो एक तृप्ति का क्षण होगा। बिल्कुल। लेकिन यही वो पल है जहां कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता। क्या? वो अंदर से चचरी बंद तो कर देते हैं, लेकिन वो कुछ कीलों में इस तरह फंस जाती है कि वो बाहर से ही खुल सकती है, अंदर से नहीं। अरे बाप रे! तो जो कोठरी उनके लिए समाधान थी, अब वो एक जाल बन गई है। हाँ। और वो उस जाल में फंस चुके हैं। राहत तुरंत घबराहट में बदल गई होगी। जाहिर है, उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। सुबह होने पर क्या होगा, उनकी क्या इज्जत रहेगी, ये सोचकर उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। वो बाहर सो रहे मंगरुआ को जगाने की कोशिश करते हैं। पहले धीरे धीरे चचरी थपथपाते हैं, लेकिन मंगरुआ गहरी नींद में है। तो फिर वो फुसफुसाते हैं, रे खींच, अरे खींच, खोल रे खोल। लेकिन मंगरुआ के खर्राटे इतने जोर के हैं कि उस तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही। ये बहुत ही हास्यप्रद लेकिन तनावपूर्ण स्थिति है। हाँ, गोनू झा की अपनी ही सावधानी अब उनके खिलाफ काम कर रही है। वो जोर से भी नहीं बोल सकते। और यहीं से असली गड़बड़ शुरू होती है। चचरी पीटने और इस खींच खोल की धीमी आवाज से मंगरुआ तो नहीं जागता, पर घर के दूसरे लोग जाग जाते हैं। ओह! उन्हें लगता है कि कोठरी में कोई चोर घुस आया है। कहानी का सेटअप कमाल का है। एक गलतफहमी दूसरी को जन्म दे रही है। अब गोनू झा चोर नहीं है, लेकिन हालात ने उन्हें चोर बना दिया है। हाँ, और अब सब बाहर जमा हो जाते हैं। मंगरुआ भी हड़बड़ा कर उठ जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि अंदर जाए। डर के मारे सबको डर है कि कहीं चोर के पास कोई हथियार ना हो और वो हमला ना कर दे। इस पूरे भ्रम और डर के माहौल में अक्सर कोई ऐसा होता है जो हीरो बनना चाहता है। और वही होता है। स्रोत बताता है कि ससुर के किसी रिश्तेदार का एक नौकर, जो परिवार को ठीक से जानता भी नहीं, वो बड़ी बहादुरी से आगे आता है। अच्छा। वो कहता है, हटिए आप लोग, मैं अकेला घुसता हूं, बस इतना ध्यान रखना कि अगर वो भागने लगे तो उसे बाहर दबोच लेना। ये सुनकर तो अंदर गोनू झा के होश ही उड़ गए होंगे। उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई होगी। अब तो पकड़े जाना तय है। अब क्या करें? लेकिन यहीं गोनू झा का दिमाग बिजली की तेजी से काम करता है। वो फौरन एक बड़े से माठ यानी पानी रखने वाला वो गोल मिट्टी का मटका होता है ना, उसके पीछे छिप जाते हैं। ओके। और उसी मटके के ऊपर दही की एक कथरी रखी है। ये भी मिट्टी का एक चौड़े मुंह वाला बर्तन होता है, जिसमें खास तौर पर मलाई वाली गाढ़ी दही जमाई जाती है। गोनू झा उस दही की कथरी को अपने दोनों हाथों में उठा लेते हैं, एक हथियार के तौर पे। ये शानदार है। संकट के उस क्षण में वो घबरा कर जम नहीं जाते, बल्कि हाथ में जो आता है उसी को हथियार बना लेते हैं, वो भी दही का बर्तन। हाँ, ये कोई घातक हथियार नहीं है, लेकिन उस स्थिति में शायद सबसे कारगर चीज है। ये दिखाता है कि उनका दिमाग दबाव में भी काम करना बंद नहीं करता। और फिर होता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। जैसी वो आदमी चचरी खोलकर अंधेरी कोठरी में घुसता है, गोनू झा पूरे ताकत से वो दही की कथरी उसके सिर पर दे मारते हैं। हाँ, मैं उस आदमी का चेहरा सोच सकता हूँ। कथरी टूट जाती है और वो आदमी सिर से कंधे तक गाढ़ी मलाईदार दही में लथपथ हो जाता है। ओहो। अंधेरे में हुए इस अचानक
ठंडे और चिपचिपे हमले से वो बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता होगा। बिल्कुल, गोनू झा अपना सबसे बड़ा दांव खेलते हैं। वो उस दही से सने आदमी को दबोच लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जल्दी लालटेन लाओ, मैंने खींचो खोलो को पकड़ लिया। कमाल, ये तो दिमाग की हाजिर जवाबी का शिखर है ना? हाँ, उन्होंने अपनी ही फुसफुसाहट, वो खींचो खोलो जो वो मंगरुआ के लिए कह रहे थे, उसे ही चोर का नाम दे दिया। उन्होंने अपनी गलती के सबूत को ही चोर की पहचान बना दिया। है ना शानदार? मतलब उन्होंने अपनी ही पैदा की हुई मुसीबत को एक पल में पलटकर अपनी बहादुरी का सबूत बना दिया। क्या कमाल का दिमाग है। ये दिखाता है कि वो स्थिति को पलटने में कितने माहिर हैं। कोई और होता तो शायद माफी मांगता, कोई बहाना बनाता। इन्होंने तो पूरी कहानी ही बदल दी। हाँ, उन्होंने सिर्फ चोर नहीं पकड़ा, उन्होंने एक कहानी गढ़ दी और सबको उस पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। तो फिर परिवार वाले उनकी आवाज सुनकर लालटेन लेकर अंदर आते हैं और वो क्या देखते हैं कि गोनू झा ने एक दही से लथपथ आदमी को दबोच रखा है। वो उसे ही खींचो खोलो नाम का चोर समझ लेते हैं, उसे घसीटकर बाहर लाते हैं और फिर उसकी जबरदस्त धुनाई कर देते हैं। उस बेचारे नौकर का तो कोई दोष ही नहीं था, वो तो हीरो बनने आया था और विलेन बन गया। बाद में गोनू झा ही बीच बचाव करते हैं, उसे छुड़ाते हैं और एक कॉर्नर में ले जाकर समझाते हैं, बस यहाँ से भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अच्छा। वो आदमी तो पहले से ही सदमे में था, उसे लगा जान बची तो लाखों पाए, और वो वहां से भाग निकलता है। उसे तो शायद आखिर तक पता नहीं चला कि उसे क्यों और किसने पीटा। तो इस तरह एक आदमी जो अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करने गया था, वो संयोग और अपनी अविश्वसनीय हाजिर जवाबी से एक बहादुर नायक बन गया। हाँ, ये कहानी वास्तविकता और धारणा के बीच के मजेदार अंतर को बहुत अच्छे से दिखाती है। लोगों ने वही सच माना जो उन्हें दिखाया गया। असली सच को सिर्फ गोनू झा और मंगरुआ जानते थे। और अंत में गोनू झा अपने मस्त चाल में चलते हुए वापस आते हैं। ससुराल वाले उन्हें हैरान और मुग्ध नजरों से देख रहे हैं। वाह! उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव है कि हमारे मेहमान, हमारे दामाद कितने बहादुर हैं, अकेले ही चोर को पकड़ लिया। उनकी इज्जत अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। तो जो इज्जत वो खोने वाले थे, अब वो दोगुनी होकर उन्हें वापस मिली है। तो ये थी एक साधारण सी भूख से शुरू हुई कहानी, जो एक मजेदार चोरी, एक बड़ी गड़बड़ और अंत में एक अप्रत्याशित बहादुरी के कारनामे में बदल गई। गोनू झा की चतुराई ने न सिर्फ उन्हें भूखे मरने से बचाया, बल्कि उनकी इज्जत पर लगे दाग को बहादुरी के तमगे में बदल दिया। ये कहानी जाते जाते एक बहुत दिलचस्प सवाल सोचने पर मजबूर करती है। बहादुरी असल में है क्या? क्या गोनू झा सच में बहादुर थे या सिर्फ एक ऐसे चतुर व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ही पैदा की हुई मुसीबत को बहुत चालाकी से संभाल लिया? उनका पहला काम यानी चोरी तो कायरतापूर्ण था, लेकिन उस स्थिति से निकलने का उनका तरीका असाधारण रूप से साहसी और चतुर था। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या बहादुरी इरादे में होती है या परिणाम में? उनका इरादा तो अपनी चोरी छिपाना था, लेकिन परिणाम ये हुआ कि वो एक हीरो बन गए। और अगर इसे हम अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये सोचने वाली बात है कि जीवन में कितनी बार हमारे वीरता के क्षण वास्तव में हमारी किसी छोटी शर्मनाक गलती को छिपाने की एक हताश कोशिश से पैदा होते हैं। शायद असली बुद्धिमानी मुसीबत से बचना नहीं है, बल्कि मुसीबत में फंसने के बाद उसे अपनी जीत में बदल देना है, जैसा गोनू झा ने किया।